देखो भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत सिंपल होता है। इसमें ज़्यादातर तो लर्न करने का ही है। इसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। 13 14 वो आपके 11th में है। 14 15 16 17 वो 12th की बुक में गिवन है। ठीक है, तो पहले तो 13 14 कराएंगे, फिर 15 16 17 18 बता। ठीक है, थोड़ा सा लेंथ है ये। बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एनपी में जाता है? ठीक है, वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। पी ब्लॉक में आते हैं ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। क्या क्या होता है पी ब्लॉक में? नॉन मेटल्स होते हैं, मेटल भी होते हैं, एल्युमिनियम है, मेटल भी होते हैं, और मेटलॉइड्स भी होते हैं। तो पी ब्लॉक में सारे एलिमेंट्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, तो इसमें याद हो जाएगा आपको, पी ब्लॉक कंटेन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो इसमें ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट क्लियर है। आगे चले, इसमें लास्ट लेटर बेटा कहाँ जाएगा? एनपी में। ग्रुप नंबर 13 है। ग्रुप नंबर 13 में बेटा लास्ट में इलेक्ट्रॉन जाएगा पी में, तो P1 आएगा इसके लास्ट में। अगर एल्युमिनियम है तो 3P1, गैलियम है तो 4P1 आएगा, इंडियम है तो 5P1, थैलियम है तो 6P1 आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरीके से देख सकते हो शॉर्ट में। लास्ट का नंबर मालूम पड़ जाएगा तो मैचिंग द ऑप्शन मैच करना आएगा, तो उसे पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट से आप देख के कर सकते हो, नहीं तो लिखना पड़ेगा ना थैलियम के लिए पूरा। थैली में पता है ना, लास्ट में P1 आएगा, क्योंकि ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है। ग्रुप 13 के लास्ट में कितना आता है? 1 ही आता है। 13 के लास्ट में 1 ही आता है। ठीक है, और ये पूरा लिखना तो टाइम कंज्यूमिंग काम है। ठीक है, ये फुल लिख लेते हो आप भाई। हेलियम का 81 है, कैसे लिखोगे इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? जिनोन के बाद लगा देंगे। और पूरी फुल लिखनी पड़ी हो तो कैसे लिखेंगे बताओ? 1s के बाद क्या आएगा? 2s, फिर 2p, 3s, 3p, फिर आफ्टर दैट फिर ऐसे बनाएंगे। पेपर में इतना टाइम थोड़ी ना होता है, तो 1 मिनट ही होता है ना पूरा लिखना आ जाए तो। लास्ट से तो पहचान ही लोगे आप ग्रुप 13 को। ग्रुप 14 होगा तो लास्ट में क्या आएगा? P2 आएगा। ठीक है, और आप ये देख लेना कि कौन से ग्रुप का पीरियड नंबर क्या है बेटा। इसका पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है, तो इसमें क्या आ गया? 2P1। ये पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट है 3P1, 4 का एलिमेंट है 4P1, 5 का है 5P1, 6 का एलिमेंट है 6P1। 7 में कौन आता है भाई? नायोनियम। ट्रिक बताई थी ना इसकी। बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं है, नहीं है का मतलब नायोनियम। इसके लास्ट में बेटा क्या आएगा? 7P1 आएगा ना। पढ़ा हुआ आपने? नहीं पढ़ा हुआ ये सब? तो ये तो बेसिक है। इसके लास्ट में पी, सेकंड पीरियड है तो 2P1, थर्ड है तो 3P1, 4P1, 5P1, 6P1, 7P1। अब ग्रुप 14 के एलिमेंट से तो क्या होगा? 2P2, 3P2, 4P2, 15 में 2P3, 3P3, 4P3, इस तरह चलेगा। 16 में 4 आएगा, 15 में 5, 17 में 7 आएगा, सॉरी 17 में 5, 18 में 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख लोगे भाई। चलो एक बताना, एस्टेटाइन एक एलिमेंट है, इसका लास्ट में क्या आएगा? लास्ट फिल करना है, लास्ट सेल में। पहले तो देखना पड़ेगा कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, फिर पीरियड नंबर क्या है इसका? ग्रुप 17 का एलिमेंट है, सही कह रहे हैं। पीरियड नंबर बताओ। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन एंड मॉस्कोवियम होता, सॉरी फ्लेरोवियम होता है। पीरियड नंबर 6 आ गया। ठीक है, तो इसके लास्ट में क्या आएगा बेटा? 6P5। इसके लास्ट में 6P5 आएगा। 6 पीरियड का एलिमेंट है ना ये। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ATTS। इसकी ट्रिक बता दी थी आपको। तो ये ग्रुप नंबर कितना आ गया? पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। 6 का एलिमेंट है
और ग्रुप नंबर बेटा 17 है, तो 17 में P5 आता है, 16 में P4 आता है। ठीक है, एस्टेटाइन में आप पूरी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, लास्ट से आप चेक कर लेना, 6P5 आएगा एस्टेटाइन लास्ट में। और फुल लिखना है तो फुल का भी तरीका बता देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में बता देते हैं। इतना हो जाएगा भाई। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे हर ग्रुप्स की, हर एलिमेंट की ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर देख के आप लिख लेना, ठीक है। लास्ट के डिजिट पर चल जाते तो क्वेश्चन हो जाता है। अगर पूरा लिखना है तो पूरा लिखने का तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ही मेथड है। वो तो आप या तो ऐसे ऐसे डायगोनल बनाने पड़ेंगे, आप ट्रिक लिख लो, ट्रिक बता देते हैं, पता भी होगी आपको, पेज ऐड करके। लिख लो ट्रिक। स्कूल स्कूल पढ़ी है आपने ट्रिक? ठीक है, आपको आती है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल डीपीएस डीपीएस फालतू डीपीएस फालतू डीपीएस। ठीक है, जिसको नहीं पता वो 2 मिनट में लिख। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस डीपीएस डीपीएस, फिर क्या है, फालतू डीपीएस या फेवरेट डीपीएस, जैसे भी आप लिखना। ठीक है, ट्रिक है, इससे आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें एस बेटा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? S1 से होता है, 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S। ठीक है भाई। P कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2P से, 2P 3P 4P 5P 6P 7P। D कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 से, मिनिमम D 3 के लिए होता है, 3D 4D 5D। और F कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से, 4F 5F। तो ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। क्या हो गई? फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप मेरे को इसको एस्टेटाइन की लिखनी है तो एस्टेटाइन का एटॉमिक नंबर तक आप लिख दो, AT का जो भी एटॉमिक नंबर है। S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं, F में 14 आते हैं, 80 तक चले जाएगी। 10-12 एक्सेप्शन भी है, वो अपने को D एंड F ब्लॉक में लर्न करनी है। ठीक है, वो ज़्यादातर F ब्लॉक में ही होती है एक्सेप्शन, एक दो कुछ D ब्लॉक में भी है एक्सेप्शन। तो भाई ट्रिक से आप कर लेना, लिख लेना, इस पैटर्न को आप लिख लोगे तो आसानी से आप फिल कर लोगे, हो जाएगा फिल ना। क्या ट्रिक है? स्कूल स्कूल लिख लेना, फिर पब्लिक स्कूल, फिर डीपीएस डीपीएस फालतू डीपीएस फालतू। अच्छा 3D, सॉरी यहाँ लिख दिया, ये ठीक कर लेना। 3 पहले यहाँ आया था, 3D यहाँ आ रहा है, तो 3D के बाद क्या आएगा? 4D, 4D के बाद क्या आएगा? 5D, ऑर्डर में चलते हैं ना, 6D। D यहाँ से लिखा हुआ था, दिखा नहीं। S1 से लिख देना, P2 से, D3 से स्टार्ट कर लेना, F4 से स्टार्ट कर लेना, तो भाई सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। लास्ट एलिमेंट बेटा पीरियोडिक टेबल कौन सा है? ओगनसन है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 118। ये कहाँ तक लास्ट एंड होगा बेटा? कहाँ पे एंड होगा? इसका पीरियड नंबर कितना होगा ओगनसन का? 7। तो कहाँ एंड होगा? 7 पे। P ब्लॉक एलिमेंट है ना, और ग्रुप 18 में है ये, इसके लास्ट में क्या आएगा? 7P6। तो ओगनसन कहाँ एंड होगा? 7P6 पे एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ओगनसन का आएगा, अगर लास्ट के 1-2 से पहचान में आ रहा है तो ठीक है। इसके बैक साइड वाला भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 6D कितना आएगा इसमें? 10 आ जाएगा। 6D कितना आएगा? 10। आप लास्ट से भी लिख सकते हो, 1-2 नंबर देख के आंसर पर चल जाता है, या फुल लिखना हो तो फुल भी लिख सकते हो। ठीक है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, पर इस ट्रिक से उससे बेटर है, ये ट्रिक जो डायगोनल वाली ट्रिक है ना, उससे ये बेटर है। इस तरीके से आप लिख ले, हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसी की भी लिख सकते हो इस तरीके से। समझ आया? दोबारा बताएं, समझ आ गया बेटा? नहीं समझ आई ट्रिक क्या आई? क्या करना है भाई? बहुत सिंपल है। क्या करोगे? थोड़ा फास्ट तो पढ़ाएगी क्योंकि सिलेबस कराना है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल लिख लिया इतना। फिर क्या लिखना है? डीपीएस डीपीएस, फिर क्या है? फालतू डीपीएस, फेवरेट डीपीएस। तो डीपीएस वाला होगा तो फेवरेट डीपीएस भी है। ठीक है।
ठीक है, तो एस बेटा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो 1s, फिर 2s आएगा, 2s के बाद 3s आएगा, 3s के बाद 4s आएगा, 4 के बाद 5s आता है, फिर 6s आता है, फिर 7s आता है। ठीक है, फिर p 8s भी आता है। 8th पीरियड अभी आया नहीं है, आ जाएगा। 8s भी आता है। 8s 8th पीरियड के लिए है। 8th पीरियड अब 2-3 साल में आ जाएगा। 8th पीरियड के एलिमेंट्स बन गए हैं। 133 तक एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। गूगल पे आएगा तो आप देख लेना, 133 125 एलिमेंट भी बन गए। तो अभी 8th पीरियड आने वाला है, अभी आया नहीं है, अभी 7 तक ही है। हो गया डिस्कवर, उसकी कोई बात नहीं। 8s हो गया, 8s तो आ ही जाएगा। p कहाँ से है बेटा? 2p, 3p, 4p। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना। ये 5s रह गया था ना, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। p कहाँ से है? 2p के बाद 3p, 3p के बाद 4p, 5p, 6p, 7p। फिर d स्टार्ट कर देना, 3d। d यहाँ से दिख रहा है, 3d, 4d, 5d, 6d। फिर f स्टार्ट कर देना, 4f, 5f। ठीक है, फिर फिलिंग कर देना। ठीक है, इससे आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। ठीक है, प्रोटल में 118 एलिमेंट है, कम से कम 110 की तो लिख ही सकते हैं, 108 6 की लिख सकते हैं। 10-12 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन होती है ना, हाफ फील्ड, फुल फील्ड में। ठीक है, F7 में होती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इस रीजन में आती है, F7, D5, इस रीजन के आसपास एक्सेप्शन आती है। और भी एक्सेप्शन 1-2 अलग तरह की एक्सेप्शन भी है। हाफ फील्ड, फुल फील्ड में तो आती ही आती है। ठीक है, F14, D10 के नियर बाय रीजन में आती है। 1-2 एक्सेप्शन इसके विदाउट भी होती है, वो अपने को F ब्लॉक में पढ़ लेंगे या D ब्लॉक में आ जाए। फिर भी आप ध्यान रखना, F7, D5, F14 और D10 के आसपास नियर की रेंज में एक्सेप्शन होती है। हाँ, D0 की भी होती है, वो हमने बताया। 1-2 इसके विदाउट भी होती है, D0 की। तो जर्नल एक्सेप्शन। ठीक है, चलो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे भाई? ये ट्रिक आप याद कर लेना। ठीक है, इसमें बोरॉन आ रहे हैं। ठीक है, बोरॉन हार्ड होता है, ब्लैक इन कलर होता है, इसके बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, डेंसिटी डेंसिटी भाई डाउन द ग्रुप बढ़ जाती है थोड़ी बहुत। क्यों बढ़ जाती है? साइज बढ़ जाता है। ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज बेरियम बोरॉन टू हेलियम। डेंसिटी थोड़ी बढ़ रही है। डेंसिटी होता है, आपको होता है मास अपॉन वॉल्यूम। नीचे जाने पे मास बढ़ जाता है तेजी से। ठीक है, तो इसलिए डेंसिटी इनकी बढ़ जाती है। मास बढ़ेगा, मास मेजर फैक्टर होता है, वॉल्यूम माइनर फैक्टर होता है। तो मास इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, पर वॉल्यूम इतनी तेज नहीं बढ़ रहा है। ठीक है भाई, आपको यहाँ मिल जाएगा लिखा हुआ। मेटेलिक कैरेक्टर भाई, एक इतने ज़्यादा मेटेलिक तो होते नहीं। ठीक है, एस ब्लॉक के कंपैरिजन में कम मेटेलिक होते हैं। एस ब्लॉक वाले ज़्यादा मेटेलिक होते हैं, टी ब्लॉक वाले भी ज़्यादा मेटेलिक होते हैं। आ जाओ भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी थोड़े कम होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो इधर बढ़ता है ना बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कम होते हैं थोड़े। ठीक है, कंपेयर टू ग्रुप 2। डाउन द ग्रुप भाई मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा बढ़ जाता है। डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। नीचे जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ना डायरेक्टली वोशल टू मेटेलिक कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एक्सेप्शन है एल्युमिनियम टू थैलियम तक। बोरॉन टू एल्युमिनियम डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्युमिनियम बट डिक्रीज फ्रॉम एल्युमिनियम टू थैलियम। इनर्ट पेयर इफेक्ट। भाई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, +3 शो करते हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट +3 शो करते हैं, ग्रुप 14 के +4 शो करते हैं। ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं। 15, 16, 17, 18 के थोड़े वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वो टेबल अपनी एनसीईआरटी बनी हुई है, वो थोड़ा से लर्न करनी है। ठीक है, 15, 16, 17, 18 के कॉमनली याद भी हो जाते हैं। तो ये +3 शो करते हैं, इनके लास्ट में NS2 NP1 आता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं। ये स्लाइड तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, बोरॉन अपने ग्लासेस बनाने का काम आता है। ठीक है, एल्युमिनियम आपको पता ही है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में प्लेन्स वगैरह बनाने में काम आता है। ठीक है, गैलियम आपको पता ही है, आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी चल रही है। सेमीकंडक्टर चिप्स बन रही है, मेमोरी डिवाइस बन रहे हैं। ठीक है, आपका मदरबोर्ड बन रहा है, तो उसमें गैलियम यूज़ हो रहा है। डोपिंग करते हैं गैलियम की।
मदरबोर्ड में क्या होता है, जो अपना सॉफ्टवेयर मदरबोर्ड है उसमें हार्डवेयर, सब हार्डवेयर में गैलियम की डोपिंग होती है। पेन ड्राइव लाओगे, एसडी कार्ड लाओगे, हार्ड डिस्क लाओगे, सब में गैलियम होगा। ठीक है, गैलियम के बिना पॉसिबल नहीं है डाटा स्टोर करना। ठीक है, इंडियम भी सेमीकंडक्टर डिवाइस में भी यूज होता है, पर एनसीईआरटी में नहीं लिखा, पर इंडियम भी सेमीकंडक्टर डिवाइस में यूज हो जाता है। ठीक है, और कोटिंग ऑफ एलॉयस है, एनसीईआरटी में लिखा कोटिंग ऑफ एलॉयस, उसमें काम आता है। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, रेडियस याद करना हो तो याद कर लेना। नीट में कभी कभी जेई एडवांस में भी डाटा पूछ रहे हैं कि रेडियस कितनी है बोरॉन की, ऐसा भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, नीट में भी आ सकते हैं। एनसीईआरटी में जो भी डाटा दिया है वो नीट में पूछा जा सकता है। ठीक है, डाटा भी अगर याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नियर बाय रेंज पता होनी चाहिए, 90-100 के नियर बाय होता है, इतना थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ऑप्शन दूर दूर आते हैं कि बोरॉन की आएगी आपको रेडियस कितनी है, आंसर में होगा एक 100, एक देगे आंसर में 1000, एक देगे 1, इस तरह के आंसर होते हैं। ये एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद होती, वो नियर की रेंज देते हैं, नियरली कितनी होती है, तो 100 के नियर होती है, इतना पूछते हैं, एग्जैक्ट तो याद नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी आयनेशन एनर्जी हाई होती है बोरॉन की, बोरॉन का साइज छोटा होता है, छोटा साइज होगा तो आयनेशन एनर्जी हाई होगी। ठीक है, +3 फॉर्म शो करता है। ठीक है, ट्राइवेलेंट कंपाउंड बनाता है बोरॉन, क्या बनाता है, BF3 टाइप का कंपाउंड बनाता है। अब BF3 टाइप का जो कंपाउंड है हाइपोवेलेंट है, हाइपरवेलेंट है, किस टाइप का कंपाउंड है, हाइपो, कौन सा, हाइपो। ठीक है, इससे ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइपोवेलेंट स्पीशीज है। अगर ऑक्टेट में 8 से ज़्यादा हो गए तो हाइपरवेलेंट बोलते हैं, ये हाइपोवेलेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये लुईस एसिड है, लुईस बेस है, लुईस एसिड। ठीक है, वेरी गुड। लुईस एसिड है, क्यों है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सब पता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है अभी। ठीक है, BF3 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में थोड़ा लर्न करना है, ये अनरिएक्टिव होता है। ये यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है हमने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमोनिया और BF3 के बीच में बनता है। ठीक है, अमोनिया पे पास लॉन पेयर होते हैं और ये इसको डोनेट कर देता है, तो इसमें ऐसे दिखाते हैं का कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो ये इस तरीके से BF3 को डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आपको बॉन्ड लगाना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नॉर्मल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, तो हेड पे लगा देते हैं माइनस, टेल पे लगा देते हैं प्लस। ठीक है, तो इसके हेड पे लगा दिया। ठीक है, हेड पे क्या लगा दिया, माइनस, टेल पे लगा दिया प्लस। ठीक है, जैसे एक बार एंट्रेंस में क्वेश्चन आया था, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड पूछ रहे थे, तो हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड के यही में क्वेश्चन आया था इस तरह का, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड के ये वाला स्ट्रक्चर आया था। ठीक है, तो दोनों सेम है, HNC ये बॉन्ड लगा हुआ है कोऑर्डिनेट, अगर इसको कोवलेंट में कन्वर्ट करना क्या करेंगे, हेड पे माइनस, टेल पे प्लस। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप कर लोगे ना, HNC को दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। ठीक है, लर्न करने पॉइंट है इसमें, थोड़ा लर्न करने काफी है इसमें। अमरफस बोरॉन जो होता है वो B2O3 बना लेता है एयर में हीटिंग करके। ठीक है, एयर में जब हीट करेंगे बोरॉन प्लस ऑक्सीजन तो B2O3 बनता है, ये अपने को लर्न करना। ठीक है, नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करके बोरॉन नाइट्राइड बनते हैं, नाइट्राइड्स बन जाते हैं, लिखा हुआ है। नाइट्राइड्स क्या होते हैं, N-3। ठीक है, बोरॉन नाइट्राइड का क्या फॉर्मूला होगा, बोरॉन पे चार्ज कितना होता है, +3 होता है, और नाइट्राइड पे क्या होता है, -3, क्या बन जाएगा, Bn। ठीक है, ये बोरॉन नाइट्राइड बन जाएगा। B2O3 थोड़ा याद कर लेना, एसिडिक होता है। ठीक है, बेस से रिएक्ट कर देगा, एसिडिक होता है और बेसिस से रिएक्ट कर देगा। ठीक है, एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, बोलो, इट मतलब जर्नल थ्योरी बता रहे हैं, जर्नल कॉन्सेप्ट में एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करता, वो आप ऐसे केस नहीं देखना इक्विलिब्रियम वाले, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है,
वाटर का एसिडिक बेसिक करेक्टर दोनों होते हैं तो H3O प्लस और OH माइनस बन जाते हैं। ऑटो पैरालिसिस नहीं देखा। ठीक है, एल्युमिनियम के बारे में देख लेते हैं। एल्युमिनियम की आयनेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी, तो वही लिखा है, एल्युमिनियम की आयनेशन एनर्जी बोरॉन से कम होती है। ठीक है, तो एल्युमिनियम जल्दी से Al3+ बन जाता है बोरॉन के मुकाबले में। ठीक है, और क्या लिखा है? द कंपाउंड्स इन +1 स्टेट इज मोर आयनिक देन +3। +1 वाले ज्यादा आयनिक होते हैं +3 वाले से, ये आपको मालूम है। जितना ज्यादा चार्ज होता है कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, जो भी कैटाइंस पे चार्ज होता है, अगर चार्ज हाई है तो कोवलेंट कैरेक्टर हाई होता है, चार्ज कम होता है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है +1 स्टेट में अगर है, चार्ज कम है तो आयनिक ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा है तो कोवलेंट ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, एल्युमिनियम भी नाइट्रोजन से रिएक्ट कर जाता है टू फॉर्म नाइट्राइट्स। ठीक है, एल्युमिनियम में +3 होता है और नाइट्रोजन से ये भी रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, बाकी तो थ्योरी है, लिखना याद करना है। एल्युमिनियम डिसॉल्व्स इन मिनरल एसिड। ठीक है, और लास्ट में एक पॉइंट ये याद करना है कि ग्रुप 13 के एलिमेंट, ठीक है, थैलियम के अलावा सारे हेलोजन से रिएक्ट कर जाते हैं। हेलोजन से सारे रिएक्ट कर जाते हैं एक्सेप्ट थैलियम। थैलियम हेलोजन से रिएक्ट नहीं करता, ये थोड़ा लर्न कर लेना। हो जाएगा लर्न। ठीक है, रिएक्शन इनके ऐसे होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 13 के एलिमेंट से क्या होता है -3, और ऑक्सीजन में बेटा कितना चार्ज होता है -2, तो क्या बनेगा E2O3। इस ग्रुप के एलिमेंट्स पे चार्ज कितना होता है +3, ऑक्सीजन पे कितना होता है, तो सिंपली E2O3 बन रहे हैं। ठीक है, जैसे E पे +3 और नाइट्रोजन में बेटा कितना होता है -3, तो क्या बन जाएगा En, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ठीक है, एल्युमिनियम को HCl में डिसोल्व करेंगे तो ये रिएक्शन अपनी आती है, एल्युमिनियम HCl के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, करेगा ना। कौन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं HCl से, उसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं हाइड्रोजन से ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न कर लिया आपने? बोलो, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का? लिथियम। के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ना, याद नहीं करी आपने? करी हुई है। लिथियम के बाद पोटेशियम आता है, पोटेशियम के बाद कोई बात नहीं, एक सेकंड में बताते हैं उसको। भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो आपके हर जगह काम आएगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लेके इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस करने में, हाइड्रोजन गैस कब इवॉल्व होती है, दुनिया भर के क्वेश्चन होते हैं उससे तो। ठीक है, लिख लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी। पोटेशियम के बाद क्या आता है फिर आफ्टर दैट, याद है इसको? हाँ बताओ। ये मतलब कैल्शियम है, सोडियम, वेरी गुड। फिर तो हम बताते हैं, ट्रिक लिखते जाओ। लेकर बच्चे सरदर्द का नाम, लेकर, लेकर, कर से पोटेशियम, बच्चे बेरियम, सरदर्द का नाम, हो जाएगा यहाँ तक। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, सबसे पहला एलिमेंट लिथियम होता है। ठीक है, लेकर बच्चे सरदर्द का नाम, इसके बाद आता है मांगे आराम, मांगे आराम, इसके बाद चलो फिर ये आते हैं, यहां तक याद हो जाएगा, लेकर बच्चे सरदर्द का नाम, मांगे आराम। फिर है मंजूर, मंजूर में MN ZN दोनों आते हैं, मंजूर करो फरियाद। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, इन दोनों को मिला के बोलते हैं मंजूर करो फरियाद। मंजूर करो फरियाद। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक याद?
जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं ना, वो HCl से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम कहाँ आ रहा है, हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है ना, तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बेरियम भी करेगा, कॉपर करेगा भाई, कॉपर नहीं करेगा, कॉपर HCl से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, कॉपर नीचे आ रहा है हाइड्रोजन, ठीक है। जो ऊपर आते हैं वही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, नीचे वाले नहीं और करते हैं। ऊपर वाले हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। रिएक्टिविटी आपको मेटल्स की पूछे तो यही ऑर्डर है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लिथियम है, फिर पोटेशियम है, फिर बेरियम है, ठीक है। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा रिएक्टिव लिथियम होता है, इनकी स्टेट क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड है, गैस, ये किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। सारी किस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में ही है, ठीक है। लिक्विड मतलब एक्वस। कैसे स्टेट में नहीं चलेगा ये टेबल, कैसे स्टेट में टेबल नहीं चलेगा। कैसे स्टेट में तो नॉर्मल तरीके से सीजियम आ जाएगा, सीजियम इज द हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सीजियम हो जाएगा ना। सीजियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा मेटेलिक है, ठीक है। ये एक्वस स्टेट में है। तो ज्यादातर रिएक्शन एक्वस स्टेट में होते हैं, तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को काफी फॉलो करते हैं। यहां तक हो जाएगा याद, मंजूर करो फरियाद। इसके बाद है कोई नहीं सुने, कोई नहीं सुने पंजाब हरियाणा की, इसको लिख लेना, कोई नहीं सुने। पीवी मतलब पंजाब, एच फॉर हरियाणा, सी यू मतलब की, पंजाब हरियाणा की। इसको याद कर लेना भाई, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में, हर जगह काम आएगी। वहां आपको सेल बनाने होंगे ना, बोलेगी इनके सेल की वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आपको पता चल जाएगा सेल वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। बोलेंगे एल्युमिनियम जिंक का सेल वर्क करेगा तो कर, ठीक है। एल्युमिनियम अगर एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक का रिडक्शन होता है, एल्युमिनियम जिंक का सेल वर्क कर जाएगा। एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन और जिंक का रिडक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ तक याद हो जाएगी, कोई नहीं सुने पंजाब हरियाणा की। इसके बाद क्या आता है भाई, एजी और एचजी में प्रॉब्लम है, वो ना प्लस और 2+ वाले होते हैं, दोनों के कैटेगरी के होते हैं, Hg+ और Hg2+ वाले, तो इतने याद नहीं हो पाएंगे। इनमें दो टाइप होती हैं। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है, थोड़ी यहाँ उसका डाटा दे देंगे आपको। जैसे आयरन भी 2 तरह के होते हैं, 2+ का और 3+ का, तो पोजीशन अलग अलग होती है। ऐसे सिल्वर भी +1 की होती है, मरकुरी Hg+ भी होता है, Hg2+ भी होता है, तो पोजीशन थोड़ी आगे पीछे होती रहती है। इन जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी पोजीशन थोड़ी आगे पीछे होती है, इनकी फिक्स है। ये लास्ट एलिमेंट है फ्लोरीन। इसकी ट्रिक याद कर लेना, आज होगा काला सोना फ्री। आज मतलब Ag, होगा मतलब मरकरी, काला मतलब क्लोरीन, सोना मतलब Au, फ्री मतलब फ्लोरीन। तो ये पूरी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न करवाती है। इसको बेटा लर्न कर लेना, ये काम आएगी, हो जाएगी लर्न। लिख ली भाई। आपको ग्रुप 1 में भी आ सकते हैं, अरेंज द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, अरेंज द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। डाटा नहीं है तो ऐसे थोड़ी ना, बिना डाटा के भी करने पड़ेंगे ना क्वेश्चंस, तो नीट में आएंगे इस तरह के। तो सारा कुछ इस सीरीज पे बेस्ड है। आगे चलें। बोरॉन एट्स कंपाउंड, बोरॉन का एक कॉमन सबसे फेमस कंपाउंड है बोरेक्स है, ठीक है। ये बोरेक्स का फार्मूला है Na2B4O7 10H2, जो NCERT में लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये इतना एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, पर काम चलाओ फार्मूला है बोरॉन का, जो NCERT में, यही याद करना है। तो लिखने का तरीका इतना सही नहीं है, पर NCERT वाले ऐसे लिख। ये रिएक्शन एक याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नीट में कई बार आ चुकी है। Na2B4O7 वाटर से मिलके क्या बनाता है, ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। ये याद कर लेना, ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आई है। ऑर्थोबोरिक एसिड नीट में बार बार पूछ लेते हैं, हर 2-3 साल बाद एक ऑर्थोबोरिक एसिड क्वेश्चन आता है नीट में, वो ऑर्थोबोरिक एसिड भी बताते हैं, हो जाएगा याद। बोरेक्स एंड वाटर से रिएक्ट करके ऑर्थोबोरिक एसिड, हीट करने पे वही वाटर लूज कर देता है, रिएक्शन आगे लिखी हुई है। हीट करने पे वाटर लूज करेगा और स्वेल कर जाएगा, ठीक है। बोरेक्स हीट करने पे स्वेल कर जाता है, उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ये सॉलिडिफाई होने पे ग्लास जैसे लिक्विड की तरह
कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोरेक्स बेड बोलते हैं, बोरेक्स बेड टेस्ट। उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, कलर आपको याद करने तो एनसीईआरटी में दिए, 2-3 कलर ही दिए हैं, तो याद कर लेना। ये बोरेक्स को हीट करने पे ये बनता है सोडियम मेटाबोरेट प्लस B2O3। क्या बनता है? सोडियम मेटाबोरेट प्लस B2O3, बोरोन ऑक्साइड। ये भी याद करनी पड़ेगी, ये भी नीट में कई बार आएगी क्वेश्चन। ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद होना चाहिए। Na2B4SN को इतना याद कर लेना कि सिर्फ NaBO2 बनता, बाकी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हो जाएगा भाई, वो स्लाइड आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना, ठीक है। इसमें थ्योरी ज्यादा है, कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, थ्योरी इसमें काफी है। sp ब्लॉक एलिमेंट्स वो याद करनी पड़ेगी भाई। ऑर्थोबोरिक एसिड का 3-4 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है, अभी वो उसके बोलते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है, उसका एन फैक्टर कितना है, वो एसिडिक है या बेसिक है, फार्मूला क्या है, ये सब पूछते हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड, ये ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड, इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है क्या? ये ऑर्थोबोरिक एसिड क्यों बोलते हैं इसको, बोरिक एसिड को? ऑर्थो वर्ड क्यों लगाया जाता है? कुछ एसिड में ऑर्थो लगा भी देते हैं, इसको बोरिक एसिड बोलो तो भी सही है, ऑर्थोबोरिक एसिड बोलो तो भी सही है। इसके भी ऑर्थो वर्ड क्या रीजन होता है? ऑर्थो का रीजन लिख लो क्या होता है, जिसमें से वाटर निकल सके, जिस एसिड में से, ऑक्सी एसिड में से, जिस भी ऑक्सी एसिड में से आप वाटर माइनस कर सकते हो तो उसको ऑर्थो एसिड बोलते हैं। किसी भी ऑक्सी एसिड में से अगर वाटर माइनस करे हो सकता है तो उसे ऑक्सी एसिड बोलते हैं, ऑर्थो एसिड बोलते हैं। उसके बाद जो बनता है उसको मेटा एसिड बोलते हैं। ऑर्थो के बाद जो बनता है वो क्या बनता है? मेटा, मेटा एसिड। पेरेंट को ऑर्थो बोलते हैं और डॉटर को मेटा बोलते हैं, मेटा एसिड, ठीक है। H3BO3 में से वाटर निकाल सकते हैं भाई, क्या बनेगा वाटर निकालने के बाद? पहले देखिए वाटर निकलता है कि नहीं निकलता, क्या बनेगा? H2 आएगा ना, H1PO2, ठीक है। इस ऑर्थो और मेटा बोलने की कुछ कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी कंडीशन होती है, इतनी डिटेल में तो नहीं बता सकते। पहला तो वो ऑक्सी एसिड होना चाहिए, ये ऑक्सी एसिड है ना, ये समझते हो ऑक्सी एसिड क्या होते हैं? मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो तो ऑक्सी एसिड होते हैं। मेटल मतलब ये सॉरी पी ब्लॉक का एलिमेंट, पी ब्लॉक का एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो तो ऑक्सी एसिड होता है। इससे वाटर निकालने के बाद इसे फिर BOH, ये फिर दोबारा से एसिड है, इसे BOH बॉन्ड और भी है तो दोबारा एसिड है। ऑक्सी एसिड से मेट निकालने के बाद दोबारा ऑक्सी एसिड बने वाटर निकालने के बाद, ठीक है, दोनों ऑक्सी एसिड बने तो पेरेंट को बोलते हैं ऑर्थो और डॉटर को बोलते हैं मेटा। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोबोरिक एसिड, इसको बोलेंगे मेटाबोरिक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम लिख लो, इसको ऑर्थो या खाली बोरिक एसिड में कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको ऑर्थोबोरिक एसिड और इसको मेटाबोरिक एसिड बोलेंगे। तो किसी भी ऑक्सी एसिड में से अगर आप वाटर निकाल दोगे, निकल सकता है, तो उसमें वर्ड यूज होते हैं ऑर्थो और मेटा, हो जाएगा याद। एक यूनिट वाटर निकालने में क्या वर्ड्स यूज होते हैं? ऑर्थो, पेरेंट को ऑर्थो और डॉटर को मेटा बोलते हैं, ठीक है। कॉमन कॉन्सेप्ट है, याद कर लेना, हो जाएगा भी। ऑर्थोबोरिक एसिड बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, कोई भी आई ड्रॉप लाओगे मार्केट से तो उसमें ऑर्थोबोरिक एसिड ही होता है। कोई भी आई ड्रॉप में, हर आई ड्रॉप में ऑर्थोबोरिक एसिड माइल्ड डिसइंफेक्टेंट होता है, सॉरी माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है। तो आइस में ज़्यादा टफ चीज़ नहीं डाल सकते, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक बेसिक चीज़ें नहीं डाल सकते, तो माइल्ड वाला ही डालता है, ऑर्थोबोरिक एसिड डालता है। और बोरेक्स, जो पीछे बोरेक्स बताया था, वो अपने सोल्डरिंग में काम आ जाता है। सोल्डरिंग करते हैं ना, वो ब्लैक कलर का मटेरियल होता है, वो बोरेक्स ही होता है, ठीक है। सोल्डरिंग में आपने देखा होगा। वो सब लिखा हुआ है, याद कर लेना। इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, हॉट वाटर में घुल जाता है, थोड़ा लर्न करने का पॉइंट। ये कैसे बनता है? ये तो पहले रिएक्शन HCl में रिएक्ट कराने के बाद बोरिक एसिड बन जाता है, याद कर लेना। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो ये है, इसमें एसिड डाल देंगे बोरेक्स में। इसका स्ट्रक्चर तो लेयर होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है, आगे आ रहा है। चलो अभी याद कर लेना, इसमें लेयर स्ट्रक्चर होता है, इसमें BO3 यूनिट्स होती है। बोरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन इस तरह से होता है। पूरा कंप्लीट डायग्राम तो अभी आया नहीं, आपके एनसीईआरटी वाला डायग्राम बना रहे हैं, एनसीईआरटी में ऐसा बना हुआ है।
ये बोरिक एसिड बन गया, BOH3 BOH3 BOH3। ये आगे ना हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेता है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ये फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन भी फर्दर क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो इसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहे हैं, वो फ्री नहीं होते हैं, इसके तीनों एसिडिक हाइड्रोजन दिखते हैं कि इसका n फैक्टर 3 होगा, 3 हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो हाइड्रोजन रिमूवल नहीं होता, इनके हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं निकलते। अगर इसके तीनों हाइड्रोजन डायरेक्ट निकलते हैं ना BOH3 के, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता, कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं निकल सकता, क्योंकि हाइड्रोजन आगे क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। आगे दूसरे बोरिक एसिड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये भी दूसरे बोरिक एसिड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये भी आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो ये क्या लिखा है, वीक एसिड होता है, कहाँ गया, वीक एसिड क्यों है बेटा, अभी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, इसके कोई भी H फ्री नहीं है, तो बेटा ये वाटर में कैसे रिएक्ट करेगा। अब ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये BOH3 लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाइपोवैलेंट स्पीशीज है, बोरिक एसिड इज हाइपोवैलेंट स्पीशीज, इट इज ए लुईस एसिड। अब बेटा इसमें कैसे रिएक्शन होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, वो कौन फिल करेगा, ये लोन पेयर है ना यहाँ, ये फिल करेगा, यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, तो क्या जुड़ जाएगा इसमें, क्या लोन पेयर के साथ जुड़ेगा OH माइनस, तो इसमें जुड़ जाएगा OH माइनस, तो BOH4 माइनस, और बाकी बचेगा एक H प्लस, जो भी वाटर में सॉल्वेटेड होगा, वाटर में ही होगा HH प्लस। तो ये बहुत डिफिकल्ट से होता है काम, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ये इस पर अटैक करे, वाटर के रिएक्शन बहुत स्लोली होते हैं, तो वाटर का रिएक्शन हो फिर उसके बाद एक H प्लस निकले, बहुत स्लोली प्रोसेस है, ठीक है, तो इसलिए वीक एसिड होता है। इसका n फैक्टर वही लिख लेना, n फैक्टर 1 होता है, ठीक है, इसका एक n फैक्टर होता है बोरिक एसिड का, ये सब पूछेंगे नीट में, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका n फैक्टर कितना होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप PYQ में देखोगे तो है 5-6 क्वेश्चन, याद हो जाएगा भाई। ये लुईस एसिड है, H3BO3 को हीट करने पे भी वाटर लॉस हो जाएगा, इसका क्या नाम आएगा, ये ऑर्थोबोरिक एसिड है, क्या करेगा, मेटाबोरिक एसिड, ठीक है। किसी भी ऑक्सी एसिड में वाटर निकालने पे वही होता है, मेटा बढ़ा जाता है। इसके बाद भाई डाइबोरेन है, डाइबोरेन थोड़ा पॉइजनस गैस होती है, ये गैस है पॉइजनस होती है, तो ये हाइड्राइड भी है, डाइबोरेन इज आल्सो ए हाइड्राइड, हाइड्राइड है ना, जिसमें भी हाइड्रोजन जुड़ जाए वो हाइड्राइड होता है। अब कोई बोले वाटर हाइड्राइड है या नहीं है, वाटर हाइड्राइड है, जिसमें भी हाइड्रोजन हो वो हाइड्राइड है। कोई बोले मीथेन हाइड्राइड है, मीथेन भी हाइड्राइड है। कोई बोले सोडियम हाइड्राइड है, ये तो हाइड्राइड आपको पता ही है, NaH, जिसमें भी हाइड्रोजन जुड़ जाए उसके हाइड्रोजन जुड़ते ही उसे हाइड्राइड बोल देते हैं, ये भी हाइड्राइड है, ये भी हाइड्राइड है, ये भी हाइड्राइड है। चलो वाटर के बारे में आपको मालूम होगा, वाटर का IUPAC नेम बताओ, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ वाटर, IUPAC नेम पूछ, बहुत सारे नेम है, एक्वा है, वाटर है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड है, वो IUPAC नेम नहीं, एक्वा अपना कोऑर्डिनेशन में यूज होता है, वो IUPAC नहीं है। चलो IUPAC नेम लिख लो, ये भी याद होना चाहिए, ऑक्सीडेन, IUPAC नेम ऑफ वाटर इज ऑक्सीडेन, पढ़ा होगा आपने कहीं, चलो नहीं पढ़ा तो कोई लिख लो, वाटर का IUPAC नेम पता होना चाहिए, इतना तो पता ही होना चाहिए, ऑक्सीडेन होता है। B2H6 अपनी एक पॉइजनस गैस होती है, B2H6 बनाने की भाई NCERT में ये वाला मेथड दिया हुआ है, BF3 को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करा देते हैं और B2H6 बन जाती है। BF3 को क्या करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करा देंगे और क्या बन जाएगा, B2H6। अगर पूरी रिएक्शन याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना ही याद हो जाए तो बहुत है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हो जाएगा, इस स्लाइड को पढ़ लोगे भाई, इससे आगे वाले पे चलते हैं। वो आपको बताया था कलरलेस होती है, हाईली टॉक्सिक गैस होती है, बॉइलिंग पॉइंट नियर बाय रेंज आप याद कर सकते हो, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। गैसेस का भाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, लिखा ना एक बॉइलिंग पॉइंट, गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट होता है या नहीं होता, लिखा हुआ है, गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट होता है, किस रेंज में होता है गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट,
पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में होता है? मतलब सेल्सियस स्केल में नेगेटिव में रहता है। गैसेस पहले ही बॉईल हो जाती है माइनस में ही। ठीक है, जैसे आपकी ऑक्सीजन गैस है -180 -200 पे ही बॉईल हो जाएगी, -180 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो लिक्विड होगी, तो -180 आते ही वो बॉईल हो गई, गैस बन गई। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट गैसेस के मेल्टिंग पॉइंट नेगेटिव में होते हैं सेल्सियस में। केल्विन में तो पॉजिटिव में ही होंगे, अदरवाइज सबके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, हम तो रूम टेम्परेचर कंपेयर में देखते हैं, रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उससे कंपेयर करते हैं, पर गैसेस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सब होता है। थोड़ा नियर बाय रेंज आप याद कर लेना, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई डाइबोरेन में आग लग जाती है बहुत जल्दी, आप लर्न कर लेना। इट कैचेस फायर इन द एक्सपोजर ऑफ एयर। ठीक है, इससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है, डाइबोरेन के रिएक्शन से बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। कंबशन प्रोसेस से वैसे भी एनर्जी निकलती है, पर इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होता है। ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद डाइबोरेन। अमोनिया और डाइबोरेन से कंपाउंड बनता है, B2S6 बनता है। इनिशियली क्या बनता है, B2S6 टू टाइम अमोनिया, अडल्ट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, अडल्ट बनता है। इस तरह डॉट लगाओ ना, इनको एडक्ट प्रोडक्ट्स बोलते हैं। फर्दर हीटिंग ये बोराजिन बनाते हैं, B3N3S6। बोराजिन पढ़ा है आपने कभी? फर्दर इनको हीट करने पे B3N3S6 बन जाता है। नहीं बनाया बोराजिन? ये इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, लिख लो बोराजिन को इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो बोराजिन आप लिख लो इनऑर्गेनिक बेंजीन है, बेंजीन जैसा ही सेम स्ट्रक्चर होता है। बोराजिन इज आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक। अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर बना रहे हैं जल्दी, इस तरह से बनता है। नेक्स्ट पेज बना हुआ हो जाएगा भाई याद। प्लस करके बना लेते स्ट्रक्चर। पहले तो आप ऐसे बना लेना, ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। फिर एक हाइड्रोजन लगा देना, सब कितने हाइड्रोजन, 6 थे ना, E3N3S6 हाइड्रोजन लगा। फिर बीच में डबल बॉन्ड लगा ले, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाते हैं, डबल बॉन्ड लगा। अब यहाँ आप देख सकते हो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं ना, नाइट्रोजन पे लोन पेयर आएंगे, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब क्या होगा, ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट, डबल बॉन्ड जैसा दिख रहा है ना। फिर प्लस माइनस लगाते हैं तो पूरे डबल बॉन्ड आ जाएंगे, हेड पे माइनस, टेल पे प्लस, हेड पे माइनस, टेल पे प्लस, इस तरीके से बेंजीन जैसा दिखेगा वो। फाइनली बेंजीन बन जाएगा, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। हो जाएगा भाई याद। बोराजिन क्या होता है, इनऑर्गेनिक। इसमें क्वेश्चन आते हैं इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने पाई बॉन्ड होते हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, सब पूछते हैं, तो आप सिंपली कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, पाई, ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है, सब पूछते हैं, पूरा मास नंबर, वो तो सिंपली कैलकुलेट हो जाते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है टोटल, ये सब बातें पूछते हैं। बोराजिन हो जाएगा याद, ये इंपॉर्टेंट है भाई बोराजिन। क्या करना है, NB अल्टरनेट कर देना है, 6 हाइड्रोजन लगा देना बेंजीन जैसे, और नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होते हैं, बोरॉन को डोनेट कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। ठीक है? तो भाई बोरॉन का, डाई बोरॉन का रिएक्शन करने पे अमोनिया पे B2SH2 अमोनिया आते हैं पहले, और फिर बाद में क्या, और हीट करने पे क्या बन जाता है, फाइनल प्रोडक्ट B3N3S6। हमारे सिलेबस में 2 ही प्रोडक्ट बनते हैं NCERT के अकॉर्डिंग, नहीं तो प्रोडक्ट्स और भी बनते हैं, पर हमारे वो सिलेबस में नहीं, 3 बनते हैं।
ये B2S6 का स्ट्रक्चर बना, ठीक, ये भाई B2S6 का स्ट्रक्चर बना हुआ है भाई। आपको ये ब्रिज बॉन्ड वगैरह आपने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये BH3 होता है ना, तो BH3 का ट्वाइस करने में इसको क्या बोलते हैं, बोरेन। इसका ट्वाइस करने में क्या बनेगा बेटा, B2S6 डाई बोरेन। इसको क्या बोलेंगे, डाई बोरेन। तो भाई डाई बोरेन में स्ट्रक्चर ये इस तरीके से होता है डाई बोरेन का। एक BH बॉन्ड ऐसे बना होता है, एक BH ऐसे बना होता है, एक BH ऐसे बना होता है, ई सेंटर में रहता है। दूसरे बोरोन में एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच है, सिग्मा बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ही है। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनता है यहाँ से यहाँ तक। ये जिसके दो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे रीजन में फैल जाते हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूरे रीजन में फैल जाएंगे। इसको ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं या बनाना बॉन्ड बोलते हैं। इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है इसमें। तो ये यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन इस रीजन में स्प्रेड हो जाते हैं। इस रीजन में स्प्रेड होने से सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। इसको भी लगता है 8 हो गए, इसको भी लगता है 8 हो गए, ठीक है। तो इस बॉन्ड को बोलते हैं बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड में कितने सेंटर होते हैं बेटा, कितने सेंटर दिख रहे हैं बनाना बॉन्ड में, 3 सेंटर, 1 2 3, 3 सेंटर है बनाना बॉन्ड में, 3 सेंटर होते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बनाना बॉन्ड को 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। ये नीट में बार बार आ जाता है क्वेश्चन कि B2S6 में कितने बनाना बॉन्ड है, कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो एक तो नीचे से बनेगा सिमेट्रिकली, एक ऊपर से ही बनेगा। तो इसमें 2 बनाना बॉन्ड होते हैं, 2 बनाना बॉन्ड होते हैं। अब इसमें और पूछते हैं इस स्ट्रक्चर में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं बेटा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड काउंट करके बताना कितने। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड को ही बोलते हैं। ये सिंपल सिंपल बॉन्ड है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 सेंटर है। तो इसको बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो कितने हैं, 1 2 3, BH3 के 3 थे ना, वो तो बनाना बॉन्ड है। BH3 के ओरिजिनली कितने थे, 3 बॉन्ड बने थे। अच्छा अगर इसको बनाना में काउंट, सॉरी बनाना में इसको काउंट कर लिया, अब तो ये तो पूरा बनाना बन गया। तो कितने हो गए उसको रिमेनिंग छोड़ के, 4 रह गए। एक ये रह गया, 1 2 3 4, 4 रह गए। 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। आपको काउंटिंग करने आएगी B2S6 में कितने कितने बॉन्ड है, तो आप काउंट कर ले। भाई समझ आ गया बनाना बॉन्ड क्यों बनता है। हाँ उसमें आप काउंट नहीं करेंगे, अब काउंट नहीं, वो फैल गए ना इलेक्ट्रॉन। पहले तो थे वहाँ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पहले तो था, अब काउंट में नहीं आएगा, अब उसके इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो गए। अगर खाली बोलेंगे सिंपली BH3 है, तो BH3 में जैसे बोलेंगे मीथेन, मीथेन में कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। मीथेन गैस में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने बेटा, 4 है। तो अभी कोई बनाना बॉन्ड नहीं बना तो काउंट कर लिए। अगर कहीं बन जाए बाई चांस फिर काउंट नहीं होंगे। जैसे इसका एक था तो सही 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, पर वो ना गायब होके बनाना बन गया है। तो इसमें हो जाएगा भाई B2S6 का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। इसको ब्रिज हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको ब्रिज हाइड्रोजन बोलते हैं। वो दिख ही रहा है आपको, ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है दोनों के बीच में, तो इसको ब्रिज हाइड्रोजन बोलते हैं। ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, इसमें 4 टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं, 2 ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं। ये सब पूछेंगे आपसे, काउंटिंग करनी पड़ेगी, वो याद कर लेना हो जाएगा। बोरॉन भाई इसकी डेंसिटी लो होती है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है उनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। इस समय जो टेक्नोलॉजी चल रही है ना, वो पूरी कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाले पे ही चल रही है। जैसे सिलिकॉन, इस समय सिलिकॉन यूज हो रहा है सबसे ज़्यादा मदरबोर्ड बनाने में, पेन ड्राइव SD कार्ड। तो कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाले भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। बोरॉन को बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में काम आता है, ठीक है। डेंसिटी इसकी लो होती है तो लाइट वेट होता है, स्ट्रेंथ ठीक ठाक होती है। लो डेंसिटी और स्ट्रेंथ ठीक ठाक होने की वजह से बुलेट प्रूफ जैकेट और लाइट मटेरियल बनाने के काम आता है।
ये न्यूक्लियर रिएक्टर में थोड़ा यूज होता है बोरॉन 10, ठीक है। किस लिए यूज होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज हो जाता है। इसलिए होता है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन में ना न्यूट्रॉन ऐसे निकलते हैं, एक ब्रेक के बाद पहले 1 न्यूट्रॉन निकलेगा, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर आपने कुछ पढ़ा होगा 27 न्यूट्रॉन निकलते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में। इसका 3 टाइम हो जाता है 9, इतना नहीं पड़ा हुआ, 999। न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल करना पड़ता है, उसमें न्यूट्रॉन्स ना मल्टीप्लाई होते हैं पावर्स में। पहले केस में पहला एटम ब्रेक होगा तो मान लो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो अगला एटम ब्रेक होगा तो 3 क्यूब न्यूट्रॉन निकलेंगे। अगला एटम ब्रेक होता है तो 3 क्यूब पावर 3 न्यूट्रॉन्स निकलते, ठीक है। तो रिएक्शन एकदम से सारा इन्फानाइट रिएक्शन हो जाए, एकदम से फुल रिएक्शन हो जाता है। तो उसको इतनी, वो तो पूरा न्यूक्लियर ब्लास्ट की तरह ही काम करेगा। न्यूक्लियर बम में ऐसे ही होता है, पहले 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर वो आगे 27 एटम को डिसइंटीग्रेट कर देंगे, 27 एटम न्यूक्लियर रिएक्शन में चले जाते हैं। उसके बाद 3 क्यूब पावर 3, इतने सारे एटम न्यूक्लियर रिएक्शन में चले जाते हैं। तो सेकेंड्स में ही सारा जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो सारा गायब हो जाता है। इस तरीके से रिएक्शन का मान लो रेट है, रेट ऐसे चलता है न्यूक्लियर रिएक्शन, 3 फिर 3 पावर 3, फिर एक पावर और लग जाती है, फिर एक पावर और लग जाती है, ऐसे तो एक सेकेंड में ही न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो न्यूक्लियर बम तो बनाना नहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, हमें तो स्लोली रिएक्शन कराना है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली चाहिए होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी स्लोली चाहिए होती है, तो स्लोली चाहिए होती है, तो ये बाकी जो एक्स्ट्रा है ना, 3 में से क्या करते हैं, 2 न्यूट्रॉन को अब्जॉर्व कर लेते हैं, खाली एक रह जाता है। तो 1 की पावर 1, आगे एक कोई डिकम्पोज करेगा ना, 1 की पावर 1 ही रहेगा हमेशा, जो भी एक्स्ट्रा आते हैं ना 2 वो अब्जॉर्व हो जाते हैं, तो एक रह जाता है। तो कंट्रोल्ड मैनर में चलता है न्यूक्लियर रिएक्शन, 1 पावर 1 करके चलाते हैं। और न्यूक्लियर बम में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड मैनर में ऐसे हो जाता है रिएक्शन। समझ आ गया भाई? तो न्यूट्रॉन को अब्जॉर्व करना पड़ता है, न्यूट्रॉन को अब्जॉर्व करने के लिए बोरॉन लगाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करना पड़ता है। हो जाएगा भाई, याद कर लेना इसको। तो न्यूक्लियर रिएक्शन आपको मालूम पड़ गया, ठीक है। बोरिक एसिड बनाने में काम आता है, बोरिक एसिड अपने ग्लास बनाने में भी काम आता है। चलो, बोरेक्स इज यूज्ड, बोरेक्स भाई, बोरेक्स के साबुन आते हैं, डिसइंफेक्टेंट साबुन आते हैं, आप देखोगे महंगे वाले साबुन आते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कई बार, उसमें होता है ये सब, मेडिकल सोप, ठीक है। कोई इंसेक्ट बाइट में, डॉग बाइट में ये सारे साबुन यूज होते हैं, इनमें क्या होना चाहिए, बोरेक्स होता है, ये मेडिकल कंपोनेंट होना चाहिए डिसइंफेक्टेंट सोप्स में, तो ये होते हैं, बाइट्स वगैरह में यूज हो जाते हैं। एल्युमिनियम देख लो भाई, एल्युमिनियम आपको पता है थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, कंडक्टिविटी भी हाई होती है, ठीक है। वाइट कलर का मेटल होता है, ये आपको पता ही है भाई। ये एलॉय बना लेता है, सिल्वर क्या है, एलॉय बना लेता है, ठीक है। एल्युमिनियम के आपने पाइप्स, ट्यूब, रोड सब बनती है, वायर्स बनते हैं, सब पता है। प्लेट्स, फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल्स आती है, ठीक, खाना पैक करने के लिए आपने देखी होगी। एल्युमिनियम वायर्स रहती हैं, यूटेंसिल भी रहते हैं एल्युमिनियम के, एरोप्लेन बनाने में भी काम आता है, ठीक है। लाइट वेट होता है एल्युमिनियम, एरोप्लेन के पार्ट्स बनाए जाते हैं एल्युमिनियम के, ठीक है भाई, याद कर लोगे, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। डोमेस्टिक पर्पस, अभी इसको रिड्यूस कर दिए हैं, खाने में रिएक्शन कर जाता है एसिडिक चीज़ों से। आपने देखा ना एल्युमिनियम ऊपर आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है ना, तो एल्युमिनियम के यूटेंसिल में खाना खाना सही नहीं होता, वो रिएक्शन करेगा। एल्युमिनियम क्या है, एसिडिक चीज़ों से, नींबू से रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम पे ना जनरली यूटेंसिल पे ना एक लेयर चढ़ जाती है, लेयर चढ़ने की वजह से रिएक्शन कम होता है एल्युमिनियम का, वो लेयर आप उतार दोगे बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा एल्युमिनियम, आपने घिस दिया, साफ कर दिया लोहे की जाली से, अब उसमें एसिड डालोगे, थोड़ा सा सिरका डाल दोगे, विनीगर डाल दोगे या नींबू डाल दोगे, तो भी वो रिएक्शन करने लगेगा। तो इसलिए एल्युमिनियम का यूज़ करना आजकल बंद कर दिया, इसका टॉक्सिक नेचर होता है। पहले ज़माने में एल्युमिनियम के बर्तन चलते थे, अब नहीं चलते, समझ गए। एल्युमिनियम रिएक्शन है ना, रिएक्टिव एलिमेंट है, जल्दी रिएक्ट कर जाए तो खानी चीज़ें से रिएक्शन थोड़ी ना होना चाहिए, रिएक्शन हो जाए तो खानी चीज़ें खराब हो जाएगी उसमें, ठीक है। रिएक्शन के बाद जो भी प्रोडक्ट है फिर वो हमारे खाने में जाएंगे।
फिर भाई कार्बन फैमिली पे आते हैं। ग्रुप 13 हो गया आपका, ग्रुप 13 कंप्लीट हो गया। ग्रुप 14 पे आ जाओ। इसमें कौन से आते हैं? ट्रिक आपको बताई दी थी, काशी गए शंकर प्रभु फिर से क्या है? फ्लेरोवियम। ठीक है, ये भाई ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक नंबर आपको तो राउंड ऑफ करके लिखना होता है। ये एटॉमिक नंबर हमें तो राउंड ऑफ करके ही लिखना होता है। ये एटॉमिक नंबर ये 12.01 ही क्यों लिखा होता है बुक्स में? 12 क्यों नहीं लिखा होता? कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 क्यों लिखते हैं? 12 क्यों नहीं लिखा यहाँ? 12.01 की क्या प्रॉब्लम है? एवरेज एटॉमिक नंबर, वेरी गुड। ये एवरेज एटॉमिक नंबर है आइसोटोप्स के साथ। कार्बन के आइसोटोप्स भी होते हैं ना, कार्बन 14 होता है, रेडिएक्टिव आइसोटोप होता है, उसका एवरेज करना पड़ेगा, तो एवरेज करके लिखते हैं। ठीक है, ये सब एवरेज रहते हैं, हम इसको राउंड ऑफ करके ले लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में वही P2 आएगा इन सब में। सेकंड पीरियड का तो 2p2, थर्ड पीरियड का तो 3p2, फोर्थ पीरियड का तो 4p2, 5p2, 6p2, इस तरीके से रहता है। रेडियस भाई डाउन द ग्रुप बढ़ती है, आपको पता ही है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आयनिक रेडियस भी बढ़ रही है डाउन द ग्रुप, बढ़ेगी। आयनेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप कम हो जाती है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, लास्ट में एक थोड़ा एक्सेप्शन है, ये याद कर लेना, पुअर शील्डिंग की वजह से होता है ऐसा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग। कोई भी एक्सेप्शन आए तो ये पुअर शील्डिंग की वजह से सब होता है। पुअर शील्डिंग बाय डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है, डिक्री इतना कोई पूछेगा नहीं, एक्सेप्शन इतनी पूछनी, बट जनरल ट्रेंड याद करना है, डाउन द ग्रुप आयन एनर्जी कम हो जाती है। एक्सेप्शन अगर याद करना चाहो तो कर लेना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा फिर एक्सेप्शन है, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट रहती है 3 पॉइंट तक। यहाँ 2.5 होती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, फिर लास्ट में थोड़ा सा इंक्रीज होता है। रीजन वही है, कोई भी एक्सेप्शन आ रही है ग्रुप 14 में तो पुअर शील्डिंग बाय डी एंड एफ ब्लॉक एफ ऑर्बिटल्स, डी एंड एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से। ठीक है, आयन एनर्जी बढ़ रही है थोड़ी सी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई ये शील्डिंग इफेक्ट तो पता हुआ आपको? शील्डिंग इफेक्ट मालूम है? डी एंड एफ ब्लॉक क्या ऑर्बिटल पूरली शील्ड करते हैं, वो एस छोटा होता है, शील्डिंग ऐसे होती है। एस का साइज स्मॉल होता है। एस का मीनिंग क्या होता है? एस का फुल फॉर्म, एस का मतलब होता है शार्प, इसका साइज छोटा होता है। टी का मतलब होता है प्रिंसिपल, इसका साइज बड़ा होता है, तो इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट। टी का साइज और बड़ा होता है, टी का साइज और बड़ा होगा। डी का मतलब होता है डीजनरेट। एफ का मतलब होता है फंडामेंटल, एफ की शेप कॉम्प्लेक्स होती है, इसका मतलब होता है फंडामेंटल। ठीक है, ये नाम बता दिया आपको। तो भाई डी का जो शेप है ना बड़ा होता है, एफ और भी बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके दूर दूर फैल जाते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो दूर दूर फैल जाते हैं ऑर्बिटल्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन काफी दूर दूर चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन दूर जाने से शील्डिंग इफेक्ट लो हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर डाइल्यूट हो जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट लो हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। तो एस का शील्डिंग इफेक्ट पी से ज्यादा होता है, पी इसका डी से बहुत ज्यादा होता है। डी और एफ के बहुत कम होते हैं, इनकी वैल्यूज लो होती है, शील्डिंग इफेक्ट इनके हाई होती है। शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा एस का होता है, एस ऑर्बिटल का, फिर पी ऑर्बिटल का, फिर डी का, फिर एफ का। डी और एफ के इलेक्ट्रॉन क्या है, दूर दूर फैल जाते हैं, डाइल्यूट हो जाता है मामला। डाइल्यूट वाले शील्ड नहीं कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाते, शील्ड नहीं कर पाते। ये कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज है, चार्ज छोटे रीजन में है। ठीक है, तो ये ज्यादा रिपेल कर देते हैं। तो सारे एक्सेप्शन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ही आते हैं डी एंड एफ के। इसमें कोई भी एक्सेप्शन दिखे ना ग्रुप 14 में तो सिंपल लिख देना शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। ये सबका रीजन है, हर क्वेश्चन में ये रीजन है, बाकी आप थोड़ा पढ़ लेना डिटेल में। ये समझ आ गया भाई? एस का साइज छोटा, शार्प, प्रिंसिपल साइज बड़ा, डीजनरेट साइज और बड़ा, एफ का साइज बहुत बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स शेप होती है। टी की शेप क्या होती है बेटा पेपर में? डबल डम्बल वो नहीं लिखना है, आजकल इसका नाम चेंज हो गया, क्लोवर लीफ लिखेंगे, नीट में क्लोवर लीफ चलेगा। डी की शेप क्लोवर लीफ होती है। ठीक है, 4 केस में, डी जेड स्केयर को छोड़ के। डी जेड स्केयर की डोनेट होती है। डी की शेप क्या होती है? क्लोवर लीफ और डोनेट। डोनेट होती है डी जेड स्केयर में। 2 शेप्स है ना डी की, 4 की तो सेम होती है, एक की डिफरेंट होती है। तो डी जेड स्केयर की उसकी डोनेट शेप होती है, उसमें कोई नोड नहीं होता।
कोई प्लेनर नोड भी नहीं होता डी जेड स्क्वायर में। पेपर में पूछेंगे डी जेड स्क्वायर में प्लेनर नोड होता है, नहीं होता, नहीं होता। भाई इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है। कार्बन सिलिकॉन ग्रुप 14 के है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या होगा, +4 ही होता है, +4 शो करते हैं। कभी कभी इनका +2 भी शो हो जाता है, ठीक है, रेयर केस। डाउन द ग्रुप भाई +2 मोर स्टेबल होता है +4 से। क्यों, ऐसा क्यों होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। आपने पढ़ा होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा हुआ है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। फजांस रूल लिखा हुआ है, फजांस रूल आपको पता ही है। क्या होता है, केटाइन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बिग बड़ा होना चाहिए, चार्जेस ज्यादा होने चाहिए, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। फजांस रूल भाई बहुत काम आएगा हमारे, अरे इन द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, इन द ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर, इन सब के ऑर्डर में अरेंज करने में काम आता है। इस पे क्वेश्चन हर साल आ ही जाता है फजांस रूल। करना भाई एक अरेंज हो जाएगी, इसमें कोई इशू तो है नहीं, सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। भाई कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कार्बन के साइज छोटा होता है, बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए कैटिनेशन स्ट्रांग शो करता है, बॉन्ड स्ट्रांग होता है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। सिलिकॉन भी थोड़ा बहुत करता है, नीचे जाने पे सिलिकॉन भी करता है, पर सिलिकॉन के बाद डेड हो जाती है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कैटिनेशन अप द ग्रुप बढ़ता है। कार्बन हाईली कैटिनेशन शो करता है, सिलिकॉन कम, उसके नीचे वाले और कम शो करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा कार्बन का इन्फानाइट बहुत ज्यादा, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का तो निग्लेजिबल ही होता है, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है, ये ऑर्डर है। पर प्रैक्टिकली कार्बन और सिलिकॉन का ही होता है, ये थियोरेटिकली है। कार्बन का सिलिकॉन से बहुत ज्यादा, सिलिकॉन के बाद जीरो के नियर बाय हो जाती है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है, भाई बॉन्ड साइज बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, तो बॉन्ड वीक हो जाते हैं, वीक बॉन्ड कैटिनेशन में नहीं जाएंगे। कैटिनेशन होने के लिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। आगे जर्मेनियम जर्मेनियम बॉन्ड क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा ना, तो ये बॉन्ड वीक हो जाते हैं, तो वीक होने से कैटिनेशन शो नहीं करते, ठीक है। जितना साइज बढ़ता है ना उतना बॉन्ड वीक होता जाता है, उनका लैटिस वीक हो जाता है, तो स्टेबल नहीं रहते। ऊपर वाले कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +4 की, +4 ऊपर वाले शो करेंगे, नीचे वाले बेटा कौन सी शो करते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे +2 वाली ज्यादा स्टेबल होती है। इधर से इधर आने पे +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट टेबल होगी, इधर से इधर जाने पे +2 वाली ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। +2 वाली डाउन द ग्रुप, +4 वाली स्टेट अप द ग्रुप। कोई रीजन पूछे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हो। चले भाई आगे, बॉन्ड एनर्जी याद कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी भाई 348 होती है। एक बार एडवांस में भी आया था, जे एडवांस में, तो आंसर इसका ऐसे दिए हुए थे, नियरली बताना था, तो आंसर थे 100, 400, 1000, इस तरह के आंसर थे। जिसको डाटा पता होगा वही कर पाया था, तो 400 इसका आंसर लिखना था, ठीक है। कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछेगी, 348 नहीं पूछेगी, ऐसा आंसर नहीं आएगा 348, 349, 400, ऐसा नहीं आएगा, दूर की रेंज आएगी, तो 400 नहीं उसका आंसर था, तभी क्वेश्चन आया था। बॉन्ड एनर्जी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा उसका कैटिनेशन ज्यादा, जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी कैटिनेशन कम होता जाएगा, ठीक है। बॉन्ड वीक हो जाते हैं, बॉन्ड आगे बन ही नहीं पाते हैं, न्यू बॉन्ड नहीं बन पाते हैं, तो वो कैटिनेशन शो नहीं करते। कार्बन भाई आपको पता है डबल ट्रिपल इस तरह के बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। कार्बन काफी एलिमेंट से बॉन्ड बना लेता है। अच्छा, कार्बन के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक में ही पड़े जाते हैं, ऐसा ट्रू स्टेटमेंट है, तो पूछे ऑल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन कौन से कार्बन के कंपाउंड ऑर्गेनिक में नहीं पड़ते हैं, कौन से बताओ, कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक में नहीं पड़ते हैं। CO2 ऑर्गेनिक में नहीं पड़ते हैं, CO नहीं पड़ते हैं, कार्बाइड्स नहीं पड़ते हैं, ठीक है। C2 को भी ऑर्गेनिक में नहीं पड़ते हैं। C2 के बारे में नीट में एक और क्वेश्चन आया था, MOT से होगा। C2 में बेटा कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने पाई बॉन्ड होते हैं, सिग्मा 0, वेरी गुड, और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है।
C2 में कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। C2 का स्ट्रक्चर याद कर लेना, C डबल बॉन्ड C होता है। C लोग क्या करते हैं, 4 बॉन्ड लगाते हैं और होंगे, वो आपको पता ही है, 4 बॉन्ड नहीं बनते। C2 का स्ट्रक्चर आप याद करें, C डबल बॉन्ड C है, दोनों ही बॉन्ड पाई है। सिग्मा बॉन्ड को, ये नीट में आया हुआ है क्वेश्चन, दोनों बॉन्ड पाई है। तो कार्बन के कंपाउंड ऑर्गेनिक में स्टडी नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे हैं कार्बन कंपाउंड, कार्बोनिक एसिड, ये भी ऑर्गेनिक में स्टडी नहीं होता। कार्बन सब ऑक्साइड ऑर्गेनिक में स्टडी नहीं होगा। कौन सा है भाई कार्बन सब ऑक्साइड, क्या होता है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कार्बन सब ऑक्साइड ना C3O2 होता है। तो कार्बन के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक में स्टडी नहीं हो गए। कौन कौन स्टडी नहीं होते? सब ऑक्साइड, ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड, जो भी बने, कार्बाइड्स, C2, इस तरह के कंपाउंड। कार्बोनिक एसिड, H2CO3 क्या है? कार्बोनिक एसिड है, इसका नाम लिख लेना कार्बोनिक एसिड। ये अपने भाई वाटर की बोतल में प्रेजेंट है भाई, ये पानी है, उसमें कार्बोनिक एसिड है या नहीं है? जब हम पानी पीते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड होता है या नहीं होता? ये वाटर बोतल है, इसमें कार्बोनिक एसिड है या नहीं है? नहीं है, कार्बोनिक एसिड है। देखो ये वाटर बोतल है ना आपकी रखी हुई, इसमें वाटर है, ऊपर से प्रेशर है ना एनवायरनमेंट का, तो एनवायरनमेंट प्रेशर की वजह से क्या होगा, CO2 वाटर में एंटर हो जाएगी। अब CO2 वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाती है? H2 प्लस CO2 क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड। H2O प्लस CO2 विल मेक H2CO3। तो आप इसको कार्बोनिक एसिड से फ्री नहीं कर सकते। अर्थ के एनवायरनमेंट में पानी में CO2 घुली रहेगी, CO2 से क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। तो इसलिए पानी एसिडिक हो जाता है। पानी का पीएच कोई बोले 7 आता है, अभी तो नीट में तो आपको न्यूट्रल वाटर का 7 ही लिखना है। वैसे हायर एग्जाम में अर्थ पे पड़े हुए वाटर का पीएच 7 नहीं होता, अगर प्योर वाटर है तो 7 से क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। कार्बोनिक एसिड बनने से पीएच डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। हाँ, प्योर वाटर अगर 100% प्योर है, उसको बॉईल करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। बॉईल करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस गायब हो जाती है। आप पानी को बॉईल करोगे तो वो निकलते ना, बबल्स निकलते हैं, तो CO2 गायब हो जाती है, गैसेस गायब हो जाती है, बबल्स निकलते हैं पानी बॉईल करने में, तो थोड़ा प्योर हो गया, तो उसमें फिर थोड़ा H2CO3 कम हो जाता है, तब उसका pH 7 के नॉर्मल बोल सकते हैं प्योर है। उसमें बेसिक इंप्योरिटी, पानी में ना बहुत सारी इंप्योरिटी होती है, बेसिक इंप्योरिटी, एसिडिक, बहुत सारी इंप्योरिटी होती है, सब निकालना पड़ेगा। तो वैसे तो अपना ये पानी जो है बेसिक होता है, जो आपकी बोतल में पानी पड़ा है इस समय, अगर वो RO का नहीं है तो बेसिक है। RO का पानी है तो वो एसिडिक है, ठीक है। नल से कुएं से पानी लाया हो तो वो बेसिक है, वही पीना चाहिए। RO का पानी लाया हो तो एसिडिक होगा। RO में बेसिक इंप्योरिटी गायब हो जाती है, तो पानी एसिडिक बन जाता है, ठीक है। और इसको निकाल नहीं सकते हम, ये निकालना पॉसिबल नहीं है, बस बॉइलिंग वाटर में थोड़ा अमाउंट कम हो सकता है, ठीक है। तो pH 7 तो हाइपोथेटिकल बोलते हैं, वाटर का pH 7 होता है, वो अर्थ के एनवायरनमेंट में नहीं होगा, ठीक है। प्योर वाटर लो, उसमें से CO2 भी निकाल दो, CO2 निकालना भाई इम्पॉसिबल इवेंट है, पानी में से आप CO2 ऐसे नहीं निकाल, पानी में तो भाई गैसें डिजोल्व है, वो नहीं निकलेगी। अच्छा, एक कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाओ, इसका एक क्वेश्चन आया, 1-2 बार नीट में आ गया, रिडॉक्स में आया, इनके ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहे थे C3O2 के, कैसे बनेगा C3O2 का स्ट्रक्चर, ट्राई करेंगे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे बन जाएगा, हो जाएगा भाई C3O2। इसको कार्बन सब ऑक्साइड क्यों बोलते हैं? सब ऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं, जल्दी बताओ। ये नॉर्मल ऑक्साइड नहीं है, सब ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट एलिमेंट से कम होता है। किसी भी एलिमेंट और ऑक्सीजन का अमाउंट देखा जाता है, ऑक्सीजन और एलिमेंट, ऑक्सीजन कितने बेटा 2, और एलिमेंट्स कितने हैं 3, अदर एलिमेंट, इसका अमाउंट 1 से कम होता है ना, ऑक्सीजन बाय अदर एलिमेंट, उसको सब ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्सीजन बाय अदर एलिमेंट का रेशियो 1 से कम आना चाहिए, अदरवाइज 1 से बड़ा आता है तो नॉर्मल ऑक्साइड है, जैसे इसमें इसे 1 से बड़ा आएगा 2/1, या 1 के इक्वल आ जाए तो भी नॉर्मल ऑक्साइड है। ऑक्सीजन का अमाउंट जिसमें बहुत ज़्यादा कम हो उसे सब ऑक्साइड बोला जाता है। ऑक्सीजन अगर सफिशिएंट अमाउंट में है तो वो नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं, सफिशिएंट अमाउंट में है तो नॉर्मल ऑक्साइड, और कम अमाउंट में ऑक्सीजन है तो सब ऑक्साइड बोलते हैं, हो जाएगा याद। अच्छा भाई, कार्बन पाई बॉन्ड भी बना लेता है, छोटे साइज की वजह से पाई बॉन्ड बनाता है,
कार्बन इस तरह की बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इसमें साइज छोटा है, बड़े साइज में पाई बॉन्ड नहीं बन पाते। However, a few compound having multiple bond have been isolated. कुछ कंपाउंड में बन भी जाते हैं वो। भाई इसके हाइड्राइड, इसके क्या होते हैं भाई? कोवलेंट हाइड्राइड होते हैं। इसको ना इलेक्ट्रॉन परफेक्ट हाइड्राइड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई इनके हाइड्राइड को इलेक्ट्रॉन परफेक्ट? कोवलेंट हाइड्राइड तो है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना। इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें कितने हो गए? 8 हो गए ना। 8 ऑक्टेट कंप्लीट होता है इनका, तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन परफेक्ट। CH4 इज ए इलेक्ट्रॉन परफेक्ट हाइड्राइड। NH3 बताओ किस तरह का हाइड्राइड है? क्या नाम रखेगा इसका? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, या इलेक्ट्रॉन परफेक्ट है? रिच है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये खाली पड़े हैं, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। और ये बोरेन को क्या बोलेंगे? BH3 को। कैसा हाइड्राइड है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन परफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो आप देख लेना इसे। जिसमें 8 से कम हो तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 8 है पर एक्स्ट्रा है, इसको डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है। और ये इलेक्ट्रॉन परफेक्ट है। जिसमें भी हाइड्रोजन जुड़ जाए वो हाइड्राइड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हाइड्राइड होते हैं, सारे ग्रुप्स के हाइड्राइड ही होते हैं जहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ जाए। हो जाएगा भैया। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम फॉर्म फ्यूअर हाइड्राइड ऑफ द जनरल फार्मूला। इसके हाइड्राइड थोड़े कम बनते हैं। साइलेन और जर्मेन, साइलेन और जर्मेन का ना फार्मूला आप याद कर लेना। ये साइलेन होता है SI, वो CnH2n+2 वही चल रहा है, CnH2n+2 ऐसे ही है। ये फार्मूले भी सेम है, साइलेन और जर्मेन याद कर लेना, फार्मूला ये होता है। ठीक है, हो जाएगा याद, साइलेन का और जर्मेन आप यहाँ से याद कर लेना। भाई ये मोनोऑक्साइड, ये डाइऑक्साइड बनते हैं अगर ऐसे मिक्सचर हो तो मिक्स ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, लिख दीजिए। जैसे मिक्स ऑक्साइड का एग्जांपल देते हैं Fe2O3। ये मिक्स ऑक्साइड है बेटा, किससे मिलके बनाए? नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, इसके ऑक्सीडेशन नंबर बताने थे Fe का। FeO और Fe2O3, सॉरी Fe3O4 लेना था एग्जाम्पल, Fe2O3। चलो, Fe का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे। Fe के ऑक्सीडेशन नंबर है 233, तो पेपर में आंसर 233 लिखना है। अगर 8/3 लिखोगे तो रॉन्ग आ जाएगा, अब रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे Fe3O4 में Fe का, तो आप क्या करोगे? 3x - 8 = 0, x = 8/3, वो रॉन्ग आंसर है। इसको पहले 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। Fe का नंबर है 2 + 2 और -2, और Fe का नंबर आएगा 2x - 6 = 0, x = 3। Fe के नंबर आएगा 233, वो लिखना आंसर। Fe का नंबर 8/3 लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो फिर 8/3 करेक्ट आंसर है। एवरेज आंसर है, इन सबका एवरेज क्या है? 8/3। ये मिक्स ऑक्साइड होते हैं। और सब ऑक्साइड हमने बता दिया आपको, सब ऑक्साइड वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आप याद करें न्यूट्रल होते हैं। अदर ऑक्साइड CO2 आपको पता है। ठीक है, अदर ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होता है। इसकी डेथ से, भाई इसको पहचानने का मेथड है, रेड फेस हो जाए, डेथ से डेथ हो जाती है किसी की इसकी पॉइजनिंग से, तो उसका फेस रेड हो जाता है। ठीक है, पोस्टमार्टम में रेड फेस देख के वो पहचान लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से डेथ हुई है। ठीक है, ब्लड रेड फेस होगा, फेस बिल्कुल लाल हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखना है। ये NCERT में लिखा हुआ है, रेड फेस हो जाए, आप याद करें। ठीक है, जनरल फार्मूले तो आपको बनाने आते हैं। ऑक्साइड की प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड लर्न कर लेना बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। ये भाई इनके हैलाइड्स हैं। हैलाइड्स आपको पता है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, गुड सॉल्वेंट होता है, MX4 टाइप के बनते हैं। ये क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, सिमिलरली सिलिकॉन भी ऐसे बना सकता है। भाई ये लिखा है डाई हैलाइड मोर आयनिक होते हैं, तो होते हैं भाई डाई हैलाइड। टेट्रा हैलाइड तो भाई कोवेलेंट हो गए, जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, चार्ज कम होगा तो वो आयनिक ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो डाई हैलाइड ज़्यादा आयनिक होता है, सही बात है। स्टेबिलिटी भाई डाउन द ग्रुप इनकी बढ़ जाती है। ठीक है, नीचे जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ती है।
नीचे जाने पे क्या होता है, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इसलिए नीचे जाने पे स्टेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है डाई हैलाइड्स की। बताया था ना +2 नीचे ज़्यादा स्टेबल होता है। टेट्राहैलाइड भाई कोवलेंट होते हैं, टेट्राहैलाइड सब ये लिखा है, टेट्राहैलाइड ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन गो हाइड्रोलिसिस। कार्बन का टेट्राहैलाइड हाइड्रोलिसिस में नहीं जाता। क्यों नहीं जाएगा भाई हाइड्रोलिसिस? CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। वाटर इसमें अटैक ही नहीं कर सकता कहीं, ये फुल फिल्ड है ना, इलेक्ट्रॉन परफेक्ट है बिल्कुल, इसमें कोई वाटर का रिएक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई वाटर इसमें एंट्री नहीं कर सकता। जिसमें ना p ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं उनमें, या d ऑर्बिटल होता है ना एम्प्टी, उसी में रिएक्शन होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? फास्ट तो नहीं चल रहा? हो रहा है? नहीं समझ आ रहा? ठीक है, एक क्लास ही है ना, तो इसमें इतना तो कराना ही पड़ेगा। आपको स्लाइड में ना सारा कुछ लिखा हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। ये तो हम थ्योरी बता रहे हैं जो अपने काम की है। ठीक है, सब पढ़ना है। आपने पहले पढ़ा होगा या तो, इनर्ट पेयर इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, ये सब थोड़े बहुत पता होने चाहिए। जो काम की बात है वो बता रहे हैं। चलो, लेटिन वर्ड है वो कार्बन, तो लेटिन वर्ड है कार्बो प्लस मीनिंग चारकोल। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 है। इसके भाई ये ग्रेफाइट, डायमंड, कोल, इसके एलोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं वो बता देते हैं। कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो होता है, बताओ, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन। फुलरीन होती है ना, स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, 10th क्लास में सिखाते हैं स्ट्रक्चर, तो 11th में भी है 10th में भी है ना। स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का लेयर स्ट्रक्चर होता है, कार्बन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, और फुलरीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, सोकर बोल की तरह ही होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर पूछेंगे, इनकी कंडक्टिविटी पूछेंगे, इनकी मोबिलिटी सब पूछेंगे, तो इम्पोर्टेंट है। ये तीनों आइसोटॉप्स किस तरह, सॉरी, तीनों एलोट्रॉप किस टाइप के? कार्बन की ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन। दूसरी तरफ के होते हैं कोल, चारकोल, कार्बन ब्लैक, के एलोट्रॉप्स होते हैं। कार्बन ब्लैक ये बेटा किस टाइप के हैं? दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी एलोट्रॉप है, वो भी एलोट्रॉप है। ये किस टाइप के एलोट्रॉप है बेटा? इनका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, अमरफस एलोट्रॉप है, और वो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है। ये है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। क्रिस्टलाइन 3 होते हैं, अमरफस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं, इसका परफेक्ट क्रिस्टल होता है। और ये बेटा क्या है? अमरफस है। हाँ, नीट में तो सारा आएगा उससे को। अच्छा, डिलीट कर दिया? 12th में तो था नहीं, 11th में था ये, डिलीट कर दिया था। हाँ, 11th में डिलीट था। वो नीट में सब आएगा, जो आपका डिलीटेड है उससे कोई लेना देना नहीं है नीट में। नीट में सब आता है, ठीक है, डिलीट हो या ना हो। ये भाई क्रिस्टलाइन है। हाँ भाई, थर्म थर्मल कंडक्टिविटी किस में ज्यादा होती है? ग्रेफाइट, डायमंड में क्वेश्चन आएगा, कौन ज्यादा थर्मली कंडक्टर कंडक्टर होता है? थर्मल कंडक्टर नहीं, डायमंड। डायमंड इज द बेस्ट थर्मल कंडक्टर, बहुत बढ़िया थर्मल कंडक्टर होता है। बेस्ट नहीं तो सेकंड बेस्ट नंबर आता है वर्ल्ड में। वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी, वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, करंट सबसे जल्दी ग्रेफाइट में पास होगा। इसमें क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ग्रेफाइट में। डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो डायमंड की कंडक्टिविटी लो होती है, ना के बराबर होती है, नील होती है, जीरो। नील तो होती नहीं, मतलब जीरो तो, नील तो एयर की भी नहीं होती। कंडक्टिविटी जीरो तो किसी की लिख नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ तो होती है। ठीक है, तो जीरो वैल्यू तो नहीं दे सकते डायमंड की कंडक्टिविटी, हर आइटम की होती है। कोई बोले वुड की कंडक्टिविटी होती है, वही वुड की भी होती है, हर चीज़ की कंडक्टिविटी। एयर भी कंडक्टर होती है, एयर की होती है कंडक्टिविटी, लिखी होती है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का लिखा होता है ना 1.000, उसके आगे 7 या कुछ होता है। जीरो किसी की कंडक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब दुनिया में हर चीज़ कंडक्टर है, किसी में भी करंट आ सकता है। हाँ, हर चीज़ कंडक्टर होती है भाई दुनिया में, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एयर भी कंडक्टर है। एयर में देखा कंडक्शन आपने कभी? लाइटनिंग, वेरी गुड, लाइटनिंग होती है तो एयर से ही करंट आता है, कोई वायर नहीं है।
तो एयर में भी कंडक्शन होती है। तो दुनिया में हर चीज़ कंडक्टर है। कंडक्शन कहाँ नहीं होगी? वैक्यूम में नहीं होगी। वैक्यूम में पार्टिकल नहीं है। जहाँ पार्टिकल नहीं होगा वहाँ कंडक्शन नहीं होती। उसके अलावा दुनिया में हर चीज़ में कंडक्शन होती है। ठीक है, वह वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। हाई वोल्टेज है तो हर चीज़ कंडक्टर है, लो वोल्टेज है तो वुड इंसुलेटर है। वोल्टेज हाई है तो हर चीज़ कंडक्टर बन जाएगी। हर एक की डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज चाहिए होती है। किसी को 1000 वोल्ट, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो हर चीज़ कंडक्टर बनती जाएगी। ठीक है, तो भाई ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर है। उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, डायमंड इंसुलेटर बोलेंगे वैसे तो नॉर्मल लैंग्वेज में। 220 वोल्ट की लाइन पे कोई करंट नहीं आएगा, डायमंड इंसुलेटर है। डायमंड भाई थर्मल कंडक्टर काफी हाई है। तो थर्मल कंडक्शन किस वजह से होती है? मतलब हीट कंडक्शन। ठीक है, जैसे एसी में बेंच ठंडा हो जाएगा ना, लोहे का पार्ट ठंडा हो जाता है, भी आयरन की चीजें होती है ना, तो वो थोड़ी कोल्ड हो जाती हैं, वो थर्मल कंडक्शन हो रहा है। तो थर्मल कंडक्शन किस वजह से होता है? थर्मल कंडक्शन एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं, दूसरा वाइब्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, एटम कार्बन में ना स्ट्रक्चर होता है इसका, कार्बन काफी डेंस स्ट्रक्चर होता है, पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है डायमंड के अंदर। डायमंड के अंदर इसका पूरा एक नेटवर्क होता है। तो जैसे यहाँ हीट आती है, ये बॉन्ड वाइब्रेट करने लगते हैं, हीट लास्ट एंड तक पहुंच जाती है। इसमें वाइब्रेशन होती है, फिर आगे वाइब्रेशन होती है, फिर आगे वाइब्रेशन होती है, लास्ट एंड तक हीट इमीडिएटली पहुंच जाती है स्ट्रक्चर के। इसका नेटवर्क इंटेंस नेटवर्क होता है। जैसे यहाँ वाइब्रेशन शुरू होगी, थोड़े सा आपने हीट दी, यहाँ वाइब्रेशन होने लगेगी, इलेक्ट्रॉन हिलने लगेंगे। तो ये हिलने लगेगा तो ये आगे इसको हीट करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को, वो हीट हो गए, फिर आगे वाले इलेक्ट्रॉन हीट हो गए, एकदम से लास्ट पॉइंट तक कंडक्शन पहुंच जाए, मतलब लास्ट पॉइंट तक हीट पहुंच जाती है। ठीक है, ये वाइब्रेट करके, जैसे हल्का सा वाइब्रेशन इधर होगा ना तो इसमें ही वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा, इसमें वो लास्ट तक चला जाएगा। तो हीट कंडक्शन इसमें इमीडिएट हो जाते हैं। हीट कंडक्टर डायमंड अच्छा है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ग्रेफाइट अच्छा है। ठीक है भाई, हार्ड कौन होता है दोनों में? डायमंड हार्ड होता है, इसका नेटवर्क सॉलिड है, और ग्रेफाइट का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो ये सॉफ्ट होता है। भाई इनमें आपको बोलेंगे मोबिलिटी किसकी ज़्यादा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की लेयर्स ना स्लिप हो जाती है एक दूसरे के ऊपर, तो ये ना मोबिल ऑयल, ये ग्रीस मशीन्स में डालते हैं, मशीन में फ्रिक्शन कम करने के लिए ग्रेफाइट डाला जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी आया था, मशीन में ग्रेफाइट क्यों डालते हैं? तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, लुब्रिकेंट होता है क्योंकि, और लुब्रिकेंट बोलते हैं। ऑयल क्यों नहीं डाल सकते मशीन में? ऑयल ज़्यादा हाई टेम्परेचर में ना थिक बन जाता है। जनरली तो ऑयल डालते हैं दरवाजे वरवाजों में, तो वो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, थिक हो जाता है, तो फिर वो खुद रजिस्ट करने, वो फ्रिक्शन हाई क्रिएट करता है। तो हाई टेम्परेचर पे ग्रेफाइट चलेगा लुब्रिकेंट, लो टेम्परेचर पे ऑयल चलता है। बाकी सब लिखा है ग्रेफाइट है ऐसा ऐसा लिखा है। कार्बन भाई सॉफ्ट होता है, आपने देखा होगा। कार्बन ये सॉफ्ट, पेंसिल सेल से निकलता है कार्बन, ग्रेफाइट रोड निकलती है। पेंसिल सेल होता है ना, उसे तोड़ो तो उसमें ग्रेफाइट रोड निकल आती है। ग्रेफाइट ये सॉफ्ट, डल ग्रे, ब्लैक, नॉन मेटल है, वो सब पता है। कार्बन नॉन मेटल ही है। कार्बन ग्रेफाइट की डेंसिटी भाई ये होती है। भाई पानी में तैरेगा ग्रेफाइट या डूब जाएगा? वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम, 1 ग्राम पर ml पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो वही तैरेगा या डूब जाएगा? डूब जाएगा, इसकी ज़्यादा है ना। ml और सेंटीमीटर क्यूब के इक्वली होता है। ठीक है, तो वाटर में डूब जाएगा, वाटर की डेंसिटी 1 है। वाटर से जो हल्का होगा वो तैर जाता है। चलो, डायमंड के यूज बताते हैं। डायमंड ज्वेलरी में, टूल्स बनाने में काम आता है। ठीक है, वो जो ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं पत्थर के सामने, वही लगाते हैं पत्थर के, सॉरी ड्रिल मशीन की जो टिप होती है, टिप पे डायमंड लगा देते हैं, तो पत्थर कट जाते हैं। ठीक है, या शीशा काटने, शीशा कटवाते हो, शीशा काटने वाले लोग अंगूठी पहन के आते हैं, अंगूठी में डायमंड होता है, वो डायमंड से शीशा, ग्लास कट हो जाता है इमीडिएटली, कीड़ा मार देते हो। ठीक है, डाई बनाने में काम आता है। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट होता है भाई, लेड पेंसिल, पेंसिल्स में रहता है। कोल, कोल आपको पता है फ्यूल वगैरह में काम आता है। ठीक है, कोल ऐसे फ्यूल।
नेक्स्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन पे आज की पूरी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। दुनिया बोलते हैं सिलिकॉन वैली है। सिलिकॉन वैली सुना है भाई? कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है। इंडिया की सिलिकॉन वैली बेंगलोर है। तो अब पूरी टेक्नोलॉजी सिलिकॉन पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर ही ज़्यादा यूजफुल है, कंडक्टर से ज़्यादा यूजफुल सेमीकंडक्टर है। ये डाटा स्टोर कर सकता है। इसमें ऐसी पावर होती है, 0101 करके डाटा स्टोर कर देता है। ठीक है। लैटिन वर्ड तो सिलिकियम है, इससे लेने देना। जैसे सोडियम का लैटिन वर्ड सोड, नेट्रियम होता है, पोटेशियम का कैलियम होता है, पीबी का प्लम्बम होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है। अफी का फेरम होता है। सिल्वर का क्या होता है लैटिन वर्ड? एयू होता है ना, ओरम। गोल्ड का एजी होता है, सॉरी 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 उल्टा बोल रहे हैं। गोल्ड का ए, ठीक है, एजी होता है अर्जेंटेट, एयू होता है ओरम। एटॉमिक नंबर 14, मास नंबर ये पता है। मोस्ट कॉमन कंपाउंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन कार्बाइड्स हैं। कार्बाइड पे चार्ज ध्यान रखना -2 आ जाए। ठीक है। Na2SiO3 और SiCl4 है। ठीक है। इसमें हाइड्रोलिसिस हो जाता है, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। ठीक है। ये एक्सपेंड कर सकता है अपना ऑक्टेट। तो सिलिकॉन में एम्प्टी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, आपको पता है, अवेलेबल है सिलिकॉन में। सिलिकॉन में डी ऑर्बिटल एम्प्टी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो मालूम पड़ जाएगा। 3s 3p 3d आएगा ना इसमें, 3d एम्प्टी है इसका। तो इसमें डी ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं, तो इसमें वाटर से रिएक्शन करोगे तो वाटर के लोन पेयर कौन खा जाएगा? ये खा जाएगा। SN2 SN1 की तरह मैकेनिज्म होता है। वाटर क्या करेगा, यहाँ अटैक कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में वाटर यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। फिर वही SN1 SN2 की तरह रिएक्शन होता है, वाटर आएगा, वाटर यहाँ अटैच हो जाएगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। SN1 SN2 की तरह ही होता है। आप सिंपली क्या करना, OH को जोड़ देना, Cl- बाहर निकल जाएगा। जैसे आप SN2 करते हो ना, वैसे कर लेना। ठीक है। SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल है ना, और ये लिविंग ग्रुप होता है, बाहर निकल जाता है। न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या है, OH-, OH जुड़ जाएगा और Cl बाहर निकल जाएगा, तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा यहाँ। जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होता है उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। CCl4 का नहीं हो पाता, CCl4 में कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है भाई। इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं हाइड्रोलिसिस में। तो इतना आपने डिटेल है नहीं SN2 मैकेनिज्म, मतलब वो तो ऑर्गेनिक में था। इनऑर्गेनिक में भी हाइड्रोलिसिस में SN2 ही चलता है। कलर याद कर लेना भाई, सिलिकॉन का कलर ग्रेइश होता है, इनर्ट होता है, सिलिकॉन इनर्ट होता है। एल्कली से इसका रिएक्शन हो जाता है। सिलिकॉन ट्रांसमिट 95% ऑफ इंफ्रारेड वेवलेंथ, को याद करने की जरूरत। सिलिकॉन का यूज भाई मदरबोर्ड बनाने में, चिप्स बनाने में, चिप्स मतलब सेमीकंडक्टर चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स वाले नहीं। फेरोसिलिकॉन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, एक फेरोसिलिकॉन जाता है। टी ऑक्सीडाइजर, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री और इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड। सिलिकॉन तो आज वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन इम्प्लांट्स होते हैं आजकल। ठीक है। बॉडी बिल्डर होते हैं, हीरो हीरोइन सिलिकॉन इम्प्लांट्स करा लेते। सिलिकॉन नॉर्मली हर जगह यूज हो रही है। ठीक है। जर्मेनियम, जर्मेनिया वर्ड से डिस्कवर हुआ है। ठीक है। जर्मेनियम के ऑक्साइड थोड़े याद कर लेना, GOT क्लोराइड से होते हैं। ठीक है। इन दोनों में से क्वेश्चन आएगा नीट में, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है बेटा? नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की तरफ +2 वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये +2 वाला ज़्यादा स्टेबल है। ऊपर वाले +4 होते हैं। ठीक है। +4 वाले ऊपर की तरफ, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जर्मेनियम लस्ट्रस होता है, हार्ड होता है। अब मेटल हो गया तो मेटल की प्रॉपर्टी सारी लिख देंगे, जो भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। स्क्रीनशॉट। जर्मेनियम भाई किससे यूज होता है, प्रिज्म, लेंसिस, ये सब याद कर लेना। कैटेलिस्ट यूज होता है 13-14 हुए हैं, आगे रहे। स्टेनम, स्टेनम मेलेबल सिल्वरी वाइट मेटल होता है, इतना याद कर लेना। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, डक्टाइल होता है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल होना। ये यूजेस हैं, यूजेस थोड़े बहुत आप पढ़ लेना, ज़्यादा यूज फायदा नहीं। लेड होता है, लेड आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। लेड सॉफ्ट मेलेबल पुअर मेटल होता है। लेड बहुत ज़्यादा अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी में लेड होता है।
जो ज्वेलरी चमकती है ना रोड पे मिलती है आर्टिफिशियल, उसमें लेड होता है। लेड पॉइजनस होता है, हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ होता है। ठीक है, लेड हमारे स्किन से भी अंदर एंटर कर जाता है बॉडी। ठीक है, तो लेड पॉइजनस होता है। लेड से बीमारी हो जाती है, बच्चों को ऑटिज्म हो जाता है। लेड का अगर अमाउंट ज़्यादा है तो बच्चों का मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है, पानी में लेड ज़्यादा है तो बोलते हैं ऑटिज्म हो जाता है। लेड शाइनी होता है, चमकता है, इसलिए ज्वेलरी में यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, आजकल लेड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस वगैरह में या और आइटम्स में यूज़ हो रहा है। लेड एक सबसे ज़्यादा यूज़ लेड स्टोरेज बैटरी होती है घर में, जो बैटरी होती है वो लेड वाली होती है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला होता है। ठीक है, लेड की रोड्स होती है, आपने कभी खोली होगी तो देखा होगा, लेड्स की बहुत सारी रोड दिखती है, प्लेट होती है लेड की, ऐसे ऐसे प्लेट लगी होती है। बुलेट शॉर्ट्स सोल्डर करने में काम आता है। ठीक है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लासेस बनाने का काम आता है। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली 3/2 होता है, 1.5 होता है, इससे ज़्यादा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ग्लास बना लेते हैं। प्रिज्मेटिक विंडो वगैरह बनाने का काम आता है। कुछ विंडोज होती है ना प्रिज्मेटिक विंडो, सुना है? प्रिज्मेटिक विंडोज, प्रिज्मेटिक विंडो, उसमें क्या होता है, जैसे आप ये बिल्डिंग है, इसके आसपास 10-10 50 मंजिल 4 बिल्डिंग बन जाए तो यहाँ धूप नहीं आएगी ना, रूम में धूप आनी बंद रहेगी, तो गिलास तो काम नहीं करेगा। फिर प्रिज्मेटिक ग्लास आता है स्पेशल, वो हल्का सा भी ऊपर से सीधी रोशनी तो आएगी, थोड़ी बहुत तो कहीं से रोशनी आएगी हल्की सी, तो उसको डेविएट करके रूम में फुल रोशनी आती है, ऐसे ही वापस आ जाती है। ठीक है, सिंपल ग्लास में तो अंधेरा हो जाता है, तो प्रिज्मेटिक ग्लास यूज़ करते हैं, जो मकान में ढक गया आसपास बिल्डिंग नहीं आ रही तो यही, तो आर्टिफिशियली धूप आ जाती है। वर्ल्ड में भी कई बार ऐसा हो चुका है, कुछ प्लेस ऐसे हैं, एक गांव है फ्रांस में, वो शायद से भूकंप आया था तो उनका पहाड़ थोड़ा हिल गया है, तो उसमें ना सन आना बंद हो गया था, तो सन नहीं आ रहा था, मतलब पूरे गांव में विलेज में सन ही नहीं आ रहा था, सन पहाड़ की दूसरी तरफ चला गया था, रोशनी आनी बंद हो गई थी। तो उसने फिर एक बड़ा ग्लास लगाया, बहुत बड़ा ग्लास लगाया ऊपर पहाड़ की टॉप पे, उससे रिफ्लेक्शन होकर दोबारा सन पहाड़ नीचे आ गया गाँव। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन करा के सन को लाया गया वहाँ, नहीं तो वो सन गायब हो गया था, वहाँ हमेशा अंधेरा हो गया था परमानेंट। ठीक है, उसके बाद ना ग्रुप 15 16 17 18 के पॉइंट बताते हैं। ग्रुप 18 लिख लो जल्दी, हो गया तो। ग्रुप 18 2 मिनट में बताते हैं, क्लास है 1 मिनट में। ग्रुप 18 में ना 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं बार बार। ग्रुप 18 में नोबल गैसेज होती है ना, ठीक है, इनके बोलते हैं लिक्विफिकेशन कहाँ होगा, कौन ज्यादा लिक्विफाइबल गैस है, लिक्विफिकेशन डाउन द ग्रुप बढ़ता है, नीचे आने पे क्या होता है बेटा, वेंटर वाल फोर्स बढ़ जाते हैं, तो नीचे आने पे लिक्विफिकेशन बढ़ता है, नीचे आने पे क्या होता है, साइज बढ़ जाता है, वेंट्रल फोर्स बढ़ जाता है, लिक्विफिकेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बेटा कहाँ बढ़ेगा, नीचे आने पे साइज बढ़ जाएगा ना, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, जितना ज़्यादा साइज होता है उतना वेंट्रल फोर्स लगते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। पेपर इजिली बॉइल इज गैस, ठीक है, तो वो बाकी प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर वगैरह वो उससे उल्टे हो जाएंगे, तो लिक्विफिकेशन डाउन द ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ जाते हैं। और ये थोड़ा इनमें कलर वलर छोड़ती है, ठीक है, नियोन, ये बल्ब्स वगैरह में यूज़ होती है, लाइटिंग में यूज़ होते हैं, हीलियम नियोन आर्गन, ठीक है, लाइटिंग में बल्ब्स वगैरह में CFL में होती है, जिनोन लाइट्स भी होती है, लाइटिंग में काम आते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 18 में ये पूछते हैं, और हाइब्रिडेशन पूछते हैं, तो हाइब्रिडेशन तो आप XZF4 XZF6 उनकी सिंपली आप निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी आप पढ़ो 15 16 17 में ये कुछ थर्मल स्टेबिलिटी क्वेश्चन आते हैं, कोई रिड्यूसिंग करेक्टर क्वेश्चन आते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, नाइट्रिक एसिड, उनके नाम नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं। ठीक है, कर लोगे भाई इतना, आप कर लोगे। ग्रुप 18 में तो बहुत सिंपल है। ठीक है, थोड़ा NCERT से भी आप याद करो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है। नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा करा देंगे। अगर वो MOT में किसी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पढ़ लो आप NCERT से, नहीं तो आप क्लास डाउट में आके पूछ, ठीक है, हम बता देंगे MOT।